तो आज आपका टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी मैं आपको इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट में सेट तो पढ़े होते हैं, लेकिन वो कैसे यूज़ किया जाता है, उसके एप्लीकेशंस यहाँ कैसे यूज होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। तो ग्रेजुएसन में मैथमेटिक्स अगर आप लिए हैं तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इवन जो 11th-12th में है उनको भी ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही रिलेशन शुरू होता है, इसके बाद ही फंक्शन होता है, सब काम सेट पे ही होता है। आप बीएससी में जाएंगे तो अलजेब्रा आएगा, ग्रुप थ्योरी आएगी, ग्रुप थ्योरी के बाद आपके इंटीजर्स आते हैं, इस सब में आपको सेट का ही यूज है। फिर थर्ड ईयर में आप आएंगे तो मैट्रिक स्पेसेस है, रियल एनालिसिस है, सब जगह सेट की ही बात होती है। तो सेट को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेट होता क्या है। तो इस टॉपिक को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो में आपको सेट के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज दे दूँ कि सेट होता क्या और कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो बात यह है कि सेट पहले होता क्या है। कई जगह हम लोग पढ़े हैं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। बोला क्या जाता है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects are known as set। ये बोला जाता है। ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट्स तो समझ रहे हैं, डाटा या ऑब्जेक्ट्स बोलिए। ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड वर्ड क्या करता है? जैसे एक आप समझिए, जैसे आप किसी क्लास में हैं या सपोज कि 12th में ही हैं, 11th-12th में बहुत सारी मैथ की बुक आती है, बहुत सारी साइड बुक आती है। आपको एक टीचर बोलता है कि बेटा जाओ मैथमेटिक्स की बुक लेके आओ लाइब्रेरी से। आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी मैथमेटिक्स की बुक पड़ी हुई है। अब आपके तो सर ने बस केवल तो मैथमेटिक्स की बुक लाओ। अब आप तो समझे नहीं कौन सी बुक, तो आपके सामने वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कौन सी बुक लेके जाएँ। भाई ऐसा नहीं मैं लेके जाऊँ सर कहें यार ये कौन सी किताब लेते आए। तो वो डाउट हुआ, फिर उस डाउट को कंफर्म करने के लिए फिर वो सर के पास वापस आता है। तो सर बोले अरे यार तुम 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो तो उसकी बुक लेके आओ। अब 11th-12th में देखिए, अब दूसरे स्टेप में अब वो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ वहाँ पे उसको कि मुझे 11th-12th की मैथ की बुक लानी है। अब 11th-12th के में जाने के बाद दिखता है यहाँ बहुत सारी बुक है, NCERT है, साइड बुक है, उसमें RD शर्मा, RS अग्रवाल, दीप दास गुप्ता, या सो मैं TMH है, टाटा मैकग्रा हिल है, बहुत सी बुक्स आती हैं। फिर वो कंफ्यूज हुआ या कौन सी ले चले, पार्ट 1 ले चले, पार्ट 2 ले चले। तो फिर वो सर के पास आता है, फिर सर उसको इन्फॉर्म करते हैं यार आप जाइए और आप जाइए आप RS अग्रवाल लेके आइए सेकेंड बुक। RS अग्रवाल की 2 बुक आती हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो आप 12th की सेकेंड पार्ट लेके आइए। अब वो बच्चा कन्फर्म है कि लाइब्रेरी से जाएगा तो अब वो सेकंड पार्ट ही RS अग्रवाल के लेके आएगा। तो किया क्या गया कि हर एक स्टेप पे कंडीशन सप्लाई करते गए, और कंडीशन सप्लाई करने के बाद जो होता है पिक्चर जो होता है वो क्लियर होता है। तो जितने ज़्यादा कंडीशंस आप अप्लाई करोगे वो चीज़ें क्या होती है उतनी ज़्यादा क्लियर होती है, जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन बटोरोगे वो चीज़ें उतनी क्लियर होती है। तो यह वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट को मैं पूरी तरीके से डिफाइन कर दूँ कि आपको करना क्या है। तो अब क्या हुआ, मैंने फर्स्ट स्टेप बुक कहा, दूसरे स्टेप मैंने क्या कहा 11th-12th के लेके आओ, तीसरे में मैंने क्या कहा अरे यार 12th की सेकेंड पार्ट लेके आओ RS अग्रवाल का। अब वो लड़का गया लेके आया, तो मैंने क्या कि हर स्टेप पे एक एक कंडीशन डालते गए, और कंडीशंस डालने से वो क्या हो गया एकदम वेरीफाई हो गया, उसकी पिक्चर क्लियर हो गई। तो उन्हीं का कलेक्शन जो कहलाता है नोन एज सेट। अब मैं जैसे कहूँ यार जाओ बगीचे से फूल लेके आओ, अब बहुत सारे फूल है बाग में, कौन सा लेके चलें भाई। फिर लौट के आया अरे यार जाओ गुलाब लेके आओ, गुलाब में बहुत सारे गुलाब हैं, सफ़ेद है, पीला है, लाल है, गुलाबी है, बहुत सारे हैं। तो अगर मैं पिक्चर क्लियर नहीं यार जाओ तो ऐसा वाइट रोज लेके आओ, तो अब वो जाएगा तो वाइट रोज लेके आएगा। तो हर कंडीशंस पे मैंने क्या किया, हर स्टेप में मैंने क्या किया कंडीशंस को अप्लाई किया, जिसके कारण वो सेट क्या होगा क्लियर हो गया। तो ये तो होता है सेट। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है अप्लाइंग कंडीशंस जिससे पिक्चर क्या हो एकदम क्लियर हो जाए। अब सेट के बाद आपका आता है कि सेट को दिखाते कैसे हैं। तो आप जानते होंगे सेट को कैपिटल लेटर्स लिखा जाता है, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिखा जाता है X लिखा जाता है, सच दैट
एक्स एक नंबर होता है, ये सब चीज़ आपको बताया गया है कि ये एक्स में देखिए यहाँ पे हो गया ए, एक सेट है उसके अंदर कौन है, एक्स है। अब एक्स क्या है, एक्स इज प्राइम नंबर। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है ये बताता है सेट के घर में कौन है, और सब्ट्रैक्ट के बाद जो बताया जाता है वो बताता है कि उसका नेचर क्या है। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। तो आप पक्का है कि इसको लिख दोगे 2 के बाद क्या आएगा अगला प्राइम, 3 के बाद क्या आएगा 5 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएंगे आप। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है टेबुलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो या लिस्टिंग मेथड भी उसको बोला जाता है, टेबुलर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग मेथड। और बिल्डर फॉर्म में जैसे ये बिल्डर फॉर्म बिल्डअप कर देते हैं, तो जैसे बोला जाएगा कि इस लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, वी मेक ए लिस्ट ऑफ द एलिमेंट इन ए सेट। तो हम करते हैं लिस्ट बनाते हैं सेट का। जैसे अगर मैं बोल दूं कि एक सेट है, वावल का कलेक्शन है, तो वावल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, यही होता है। अब बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम लिस्ट तो बनाते हैं सेट की, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। जैसे मैं बोल दूं कि एक सेट जैसे लिखा गया है ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 लिखा गया है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स, इसके पास एक्स है, कौन से एक्स, जो कि नेचुरल नंबर है, एक्स इज नेचुरल बट लेस देन आर इक्वल टू 5। देख लीजिए अब ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, जिसको बिल्डर फॉर्म कहते हैं। टाइप ऑफ सेट में क्या होता है, जान गए, सेट खत्म आपका, सेट जान गए, सेट की डिफिनेशन जान गए, दो मेथड होते हैं, टेबुलर होता है, बिल्डर फॉर्म होता है, टेबुलर को लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, अभी इंपॉर्टेंट आगे आएगा, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट में आप पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ होते हैं, लेकिन 11th क्लास में बोल दो कि ऐसा बच्चा खड़ा हो जाए जिसकी एज 25 के ऊपर हो, कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसमें जो भी होगा उसकी एज जब भी होगी 25 के नीचे ही होगी, तो इम्पटी सेट हो जाएगा। मैंने एक ऐसी चीज़ की डिमांड करते हैं जो वहाँ है ही नहीं। जैसे मैं एक सेट लिखूँ, ए में एक्स है, कैसा एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर, क्या लिखोगे, एक्स इज नेचुरल नंबर, और एक्स की खास बात क्या है कि एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए, और 3 से बड़ा होना चाहिए, और 4 से छोटा होना चाहिए। अब बताओ ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 3 से बड़ा हो 4 से छोटा हो, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि 3 के बाद तो 4 ही आता है, 4 के बाद फिर क्या आता है, 5 आता है, 3 के पहले 2 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, बस ऐसे छोड़ देंगे। नल सेट हो गया। सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसके पास केवल एक एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। तो ये तो सेट हो गया, टाइप्स ऑफ सेट में कुछ सेट्स हो गए। मेन होता है किसी सेट की कोऑर्डिनेलिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए सेट, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए सेट, किसी सेट की कोऑर्डिनेलिटी क्या होती है। जैसे सेट कोई ए है, तो सेट ए की कोऑर्डिनेलिटी को मैं डिनोट करता हूं इस तरीके से। अब इसको मॉड मत बोलिएगा, सेट की बात है तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये होता है सेट का कोऑर्डिनेट का मतलब। किसी सेट में कितने एलिमेंट बैठे हुए हैं वही उसकी कोऑर्डिनेलिटी होती है। दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं, अगर बात करें हम इक्विवेलेंट सेट की, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जैसे कोई दो सेट्स हैं ए एंड बी, सपोज ए और बी क्या है, कोई दो सेट्स हैं। अगर ए की कोऑर्डिनेलिटी सेम है बी की कोऑर्डिनेलिटी की, ए और बी में एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने ए में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में है, बी में है।
तो ए और बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट, माने उनकी कोऑर्डिनेटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई सेट की। मेन अब देखिए सबसेट क्या होता है। सबसेट, अब देखिए हम आपको पूरा डिफिनेशन नहीं बताने जा रहे हैं, हम बस उतना ही करने जा रहे हैं जिसका यूज हमें है, जो आगे हमको करना है। सबसेट ऑफ ए सेट क्या होता है? सबसेट ऑफ ए सेट ये क्या होता है? जैसे कोई सेट ए है, अगर वो सबसेट को ऐसा लिखा जाता है ए सबसेट बी, इसका मतलब है ए सबसेट बी। इसका मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं वह सभी एलिमेंट बी में बैठे हुए हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर आपको ये मैथमेटिक्स में दिखाना होता है कि सबसेट कैसे दिखाना है, अब देखिए मेन चीज़ ये है। तो अगर हमको ये शो करना है कि ए सबसेट बी, तो हमको यह दिखाना होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई भी एक्स अगर ए से ले लें तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू बी। बस इतना ही आपको शो करना है, ये एकदम दिमाग बैठा लीजिए। अगर आप ये शो कर दिए तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ए इज सबसेट बी। अब इक्वल कैसे दिखाते हैं? सबसे के बाद इक्वल ऑफ टू सेट्स। जैसे बात करें कि ए इक्वल बी, ये दो सेट है, ये दो सेट इक्वल कब होंगे? तो ये दो सेट इक्वल तब होते हैं जब ए बी का सबसेट हो और बी किसका सबसेट हो, ए का हो। ये बात अगर हम प्रूव कर देंगे तो काम हो गया। इसको कैसे प्रूव करेंगे? ये फर्स्ट वाला प्रूव करना होगा, तो दिखाना होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। और अगर सेकेंड वाला प्रूव करना होगा तो ये प्रूव करना होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर ये चीज़ दिखा दिए तो इससे ये प्रूफ होगा कि ए सबसेट बी, और इससे क्या प्रूफ होगा, बी सबसेट ए। तो इससे दोनों से क्या प्रूफ हो जाएगा, ए इक्वल बी। ये तो सबसेट की बात होगी। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? सपोज करो ए कोई सेट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, इसकी बात करें। सपोज करो कोई सेट ए है। अब सेट ए की कोऑर्डिनेटी जो है वो n है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल टू 2 to the power n। अब ध्यान रखिएगा, इस 2 to the power n में एक फाई भी आएगा और एक खुद A भी आएगा। तो ये दो जो सबसेट होते हैं फाई और A, इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। और इसके बाद कितने बचे 2 to the power n - 2 बचे, ये दो तो मैंने निकाल लिया। वह सभी के सभी प्रॉपर सबसेट होंगे। माने प्रॉपर का मतलब होता है जो सेट में कंप्लीटली बैठा हो, जो सेट में क्या हो, कंप्लीटली बैठा हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो किसी भी सेट के में अगर n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाते हैं, 2 to the power n हो जाते हैं, जिसमें दो इम्प्रॉपर या ट्राइवियल बोला जाता है। इसको इम्प्रॉपर बोलिए चाहे ट्राइवियल सबसेट भी बोलते हैं। तो ये दो ट्राइवियल सबसेट्स उसके होते हैं। उसके बाद जो बचे, कितने बचे, 2 to the power n - 2, वह सब क्या कहलाएंगे, उसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। अब पावर सेट क्या होता है? अब पावर सेट की बात कर लेते हैं, आपको ये समझा देते हैं। पावर सेट ऑफ ए सेट, जैसे x कोई एक नॉन इम्पटी सेट है, x क्या है, एक नॉन इम्पटी सेट है, तो पावर सेट ऑफ x को px से डिनोट करते हैं। इसमें a आता है, कौन सा a, जो कि x का सबसेट हो। माने एक तरीके से कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, माने x के जितने सारे सबसेट होंगे उनको कलेक्ट कीजिए और एक घर बना दीजिए, उसी में बैठा दीजिए, वही क्या होगा, px होगा। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, px मैंने लिख दिया, x के सभी सबसेट कलेक्शन। अब मैंने जैसे इसमें से a लिया, तब ये a सबसेट x का है,
बट ए जो होगा मेंबर होगा पीएक्स से, ध्यान रखिएगा। ये जो है सबसेट एक्स का है, बट ए जो है मेंबर एलिमेंट्स हो गया किसका, पीएक्स का। तो कुछ लोग यहाँ सबसेट लगा देते हैं, सोचते हैं हम तो सबसेट नहीं है, लेकिन नहीं, पीएक्स के पास ऐसे एलिमेंट ही हैं, तो ये ए बिलोंग्स टू पीएक्स होगा। और ये चीज़ तो अलग है, इसी का कनेक्शन तो पीएक्स है। ओके, मेरा क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद पावर सेट के बाद बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, हमको बता दें, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं यूनिवर्सल सेट। तो एक चीज़ जानिए, यूनिवर्सल सेट कोई होता नहीं है। लोग बोलते हैं सुपर सेट इज यूनिवर्सल सेट या कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स इज यूनिवर्सल। तो एक चीज़ बता दें आपको, ये तो संभव ही नहीं है कि कोई सेट ऐसा हो जो सभी सेट को कलेक्ट करे, अपने अंदर रख ले। माने ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी सेट जो है वह सभी सेट को कंटेन करे। तो यूनिवर्सल सेट की बात नहीं करते, उसके स्थान पर लोग इसके प्लेस यूज करते हैं फंडामेंटल सेट। फंडामेंटल सेट, ये फंडामेंटल क्या होता है आपको एग्जांपल से बताते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल, आप समझ में आ जाएगा। आप लोग एन को जानते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे चलता है, आप लोग को याद पता होगा ये चीज़। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो एक जंपिंग नंबर है। कैसे, देखिए ये 1 लिखा है, फिर 1 के बाद क्या बोलोगे 2, 1 के बाद तो 2 आता है क्या, 1 के बाद तो 1.00001 आएगा, या कुछ और जीरो बढ़ा दो तो वह आएगा। 1 के बाद देखिए हमारे यहाँ पे बाध्यता है, रिस्ट्रिक्शन है, हमको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि 1 के बाद हम कुछ और बोले। हमको 1 के बाद क्या बोलना है, 2 ही बोलना है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो 1 के बाद 2 हमको ऐसे ही जाना होगा, तो 2 के बाद 3 हमको ऐसे जाना होगा। तो क्या कर रहे हैं हम, जंप कर रहे हैं, इसलिए ये जंपिंग नंबर है। ये काउंटेबल भी है, हम आपको काउंटेबिलिटी वाले में ये बताएंगे कैसे काउंटेबल है। ये काउंटेबल नंबर होता है, तो ये जंपिंग भी होता है, काउंटेबल भी होता है, क्लियर है, और इनफाइनाइट सेट तो है ही। तो ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुआ। हम आपको फंडामेंटल ले जा रहे हैं, कैसे देखो कर ले जा रहे हैं। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर का, डब्ल्यू दिखाते हैं। होल नंबर आपको याद होगा 0 से स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो होल नंबर को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एलॉन्ग विथ सिंगलटन 0। तो ये भी जंपिंग नंबर है। 0 के बाद क्या बोलोगे 1 बोलोगे, 1 के बाद क्या बोलोगे 2 बोलोगे। रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जंपिंग नंबर बोलेंगे। तो ये जंपिंग नंबर है, ये भी काउंटेबल है क्योंकि नेचुरल नंबर काउंट कर लिए थे, तो ये भी क्या होगा, काउंट कर लोगे, तो ये क्या है, काउंटेबल नंबर है, क्लियर है। तो ये हो गया होल नंबर। तो इसको भी याद रखिएगा, ये जंपिंग नंबर है और क्या है, काउंटेबल है। दो चीज के बारे में याद करिएगा। फिर आता है आपका इंटीजर, फिर आपका क्या आता है, इंटीजर जेड, जब बहुत जो आई सिंह दिखाया जाता है। जेड क्या होता है, 0 +- 1 +-2 +-3 +- ... ऐसे चलते जाते हैं, ये आपको पता होगा। अब अगर आप देखें 0 1 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा, तो 0 के बाद 1 बोलोगे, उधर क्या बोलोगे, -1 बोलोगे, 1 के बाद क्या बोलोगे, इधर 2 बोलोगे, 2 के बाद उधर क्या बोलोगे, -2 बोलोगे। यहाँ भी तो जंप कर रहे हो, तो ये भी जंपिंग नंबर होता है, ये भी क्या होता है, जंपिंग नंबर होता है। और ये भी काउंटेबल होता है, ध्यान रखिएगा, हम ये काउंटेबिलिटी में पढ़ाएंगे कैसे ये काउंटेबल होता है। आप लोगों को काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, किसको किसको काउंट किया जा सकता है, किसको किसको काउंट नहीं किया जा सकता है, ये अगले वीडियो में भेजेंगे। इस वीडियो पर सेट देखिए आप, तो आप भी याद कर लीजिए कि ये भी जंपिंग नंबर है, ये भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। अब आता है रेशनल नंबर क्यू। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। q जो होता है 0 के इक्वल नहीं होता है, q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। और एक खास बात, इनके बीच का जो HCF होता है
या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर किसके बीच का, पी और क्यू के बीच का, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, वह हमेशा 1 होता है। ये है पूरी क्यू की डिफिनीशन। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, p q are integers, q is not equal to 0 and gcd between it means scf between p and q is 1। अब आप जानते हैं कि अगर दो रियल नंबर हो, ये और ये रियल नंबर हैं, तो इनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर भी आ जाएगा और इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा भी गैप होगा, मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ, थोड़ा भी गैप होगा, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, इनके बीच में बहुत जरा सा गैप है, मतलब थोड़ा सा भी गैप होगा जैसे बस हवा पास कर जाए, सोच लो अगर वो दो रियल नंबर है तो उसके बीच में भी इनफाइनाइट मैनी रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल आ जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो मेरा आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर, वो पूरी की पूरी तरीके से डेंस होता है किससे, रेशनल और इरेशनल से। क्योंकि जहाँ पे आप हाथ रखोगे, वहाँ पे जहाँ पे कलम रखोगे, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अच्छा, ये भी एक ध्यान रखिएगा, क्यू जो होता है यह भी काउंटेबल होता है, ये जंपिंग नहीं होता है, ये जंपिंग नहीं होता। जंपिंग क्यों नहीं होता, क्या बोले, इस गैप में कितने रेशनल आ जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी। जब इनफाइनाइट मैनी रेशनल आ जाएंगे तो आप जंप कहाँ कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक रियल लाइन में नेचुरल के लिए कूदे, होल के लिए कूदे, इंटीजर के लिए कूदे, लेकिन रेशनल के लिए कूदेंगे नहीं, ऐसे चलेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें जंप नहीं करना है, मतलब पैर को घिसटा के चलना है। हम लोग कदम उठा उठा के चलते हैं, तो वो सब नेचुरल, होल, इंटीजर्स ऐसे हुआ। लेकिन जब घसीट के चलना होता है तो उसको बोलते हैं रेशनल। और रेशनल के बाद जो बचा रियल नंबर में, वही क्या होता है, इरेशनल नंबर। मैंने कुल मिला के हम एक चीज़ ये आपको बता सकते हैं, एक फिगर बना के, उस फिगर से साथ और क्लियर आपको हो जाए। ये आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या है, आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर के दो पार्ट, ध्यान रखिएगा, एक रेशनल और एक इरेशनल। जो रेशनल होगा वह इरेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल होगा वह रेशनल नहीं होगा। माने बोथ आर टोटली डिसजॉइंट। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, टोटली डिसजॉइंट होते हैं, डिसजॉइंट, एकदम याद रखिएगा। माने इनके बीच में संबंध नहीं, जो इनके घर में आएगा वो इससे दुश्मनी रखेगा, जो इसके घर में होगा वो इससे दुश्मनी रखेगा, बस सिंपल सी बात। इनका परिवार एक खत्म। इनमें क्या आता है, इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स के बाद क्या आता है, होल नंबर आता है। होल के बाद क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, ये सब के सब किसके घर के हैं, आर के। ये भी किसके घर का है, आर का। ये सब किसके सबसेट हैं, आर के। ये भी किसका सबसेट है, आर का। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो होता है ये अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल। और इधर कि जितने सारे होते हैं काउंटेबल होते हैं, ये भी अनकाउंटेबल होता है। क्यों, क्योंकि इधर तो काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, तो टोटल क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। अब एक चीज देखो, बस ध्यान देना, मैं फंडामेंटल, अब यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं तो उसी की बात मैं कर रहा हूँ, जिसको मैं फंडामेंटल सेट बोल रहा हूँ। ये सब कहाँ से निकले हुए हैं, आर से। ये कहाँ से निकले हुए हैं, आर से। इसीलिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल के लिए जो फंडामेंटल सेट होता है, जो फंडामेंटल सेट होता है, वह कोई और नहीं, आर होता है। वह कोई और नहीं क्या होता है, आर होता है। मैंने इनके लिए यूनिवर्सल सेट यही है, तो यूनिवर्सल सेट नहीं बोलना होता है। अब ये क्या, आर जो है सभी नंबरों का कलेक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें नहीं आएगा। क्लियर है। तो फंडामेंटल सेट क्या हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब सबसेट से किसके, आर के, इसलिए आर क्या हुआ, फंडामेंटल सेट हुआ। क्लियर है मेरी बात। तो ये तो फंडामेंटल सेट हो गया।
अब आपको हम बताने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन ए सेट। देखिए नंबरों के बारे में समझा दिया, नेचुरल नंबर काउंटेबल इन जंपिंग, होल नंबर काउंटेबल इन जंपिंग, इंटीजर्स आर काउंटेबल इन जंपिंग, रेशनल नंबर काउंटेबल जंपिंग नहीं है, ये अनकाउंटेबल जंपिंग की बातें नहीं होगी, क्योंकि जितने रेशनल आते हैं दो नंबरों के बीच में उतने ही इरेशनल आते हैं, इनफाइनाइट में नहीं, ये अनकाउंटेबल। सो रिजल्टेंट आर भी क्या होता है, अनकाउंटेबल। कैसे होता है ये अगले वीडियो में जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो फंडामेंटल सेट्स हो गया। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट के अंदर ऑपरेशंस क्या लगाते हैं, क्या होता है ऑपरेशन। अब ये आप देख लीजिए कि किसी सेट में ऑपरेशन कैसे लगाते हैं और क्या होता है। तो पहले होता है यूनियन ऑफ सेट्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको एक बार में सब समझ में आ जाएगा। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिनीशन नहीं देने वाले हैं। अब ये यूनियन क्या होता है, जैसे ए और बी कोई दो सेट है तो उनका जो यूनियन होता है ऐसे दिखाते हैं, ए यूनियन बी लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, माने ए और बी में जितने एलिमेंट्स हैं सब इसमें आ जाएंगे, माने कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। हाँ, जो एलिमेंट्स मैच करते होंगे उसको कई बार लिखिएगा, सेट में रिपीट करके नहीं लिखा जाता। उसका रीजन है कि आप घर में अगर हैं तो आपको कई बार काउंट किया जाएगा, बार बार नहीं काउंट किया जाएगा। ये तो हो गया इससे। अब ए यूनियन बी ये तो समझ में आ गया। अब बात ये उठती है कि हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में बैठा हुआ है, अगर x जो है ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बस यही है x। अब देखो यूनियन क्या होता है, तुम ए में रहोगे तो भी यूनियन में आ जाओगे, बी में रहोगे तो भी यूनियन में आ जाओगे, ए और बी में रहोगे तो भी रहोगे। इसका तो देखो पहले एक ऐसी कंडीशंस, बस सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई कर दो किसके कारण आप यूनियन में आ जाओगे, चाहे आप ए में हो बी में नहीं हो। जैसे एक घर है, घर के इस कमरे में हो चाहे उस कमरे में हो, कोई इस कमरे में है कोई उस कमरे में है, लेकिन बाहर वाला क्या करेगा, दोनों इसी घर में है, तो मिला देना बस होता है। तो अगर कोई x ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब x या तो ए में है या x बी में है, दोनों में रहने से क्या फायदा है, हो भी सकता है। तो ये मेन कंडीशन है, इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इफ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी देन x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अब ये तो बात हो गई कि यूनियन में है तो क्या होगा। अब अगर यूनियन में नहीं है तो क्या होगा, तो अब बात करते हैं कि सपोज कीजिए कि यदि x जो है, इफ x इज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये वर्ड कहीं आ जाए कि x ए यूनियन बी में नहीं है, माने यह व्यक्ति इस घर में नहीं है, तो अगर ये व्यक्ति इस घर में नहीं है तो इस घर में जितने कमरे होंगे कहीं नहीं होना चाहिए, ना ही इस कमरे में होगा, ना ही उस कमरे में होगा, ना ही उस कमरे में होगा, माने किसी कमरे में नहीं होना चाहिए, तभी तो घर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस घर में कितने कमरे, दो ही कमरे हैं, ए है और क्या है, बी है। अब x इस घर में नहीं है, इसका मतलब x ए में भी नहीं है और x बी में भी नहीं है, एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू बी, x ए में भी नहीं है और x बी में भी नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया यूनियन में न होने की कंडीशन। ये क्या हो गया, यूनियन में न होने की कंडीशंस। क्लियर है। अब दूसरा ऑपरेशन क्या होता है, दूसरा होता है इंटरसेक्शन। दूसरा क्या होता है, इंटरसेक्शन। आपका दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन। सेकंड क्या है आपका, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट जैसे है ए और बी, तो इनके इंटरसेक्शन को लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। इनके क्या लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, माने वह एलिमेंट जो ए में भी है और जो बी में भी है। ये मैथमेटिकली अगर हम लोग को देखना होता है कि अगर x कोई ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, माने x ए में भी होगा और x क्या होगा, बी में भी होगा। ये आप ध्यान